बुक का ये 12.5 और 12.3 दोनों का ये टॉपिक है। 12.3 में परमाणु का स्पेक्ट्रम था और 12.5 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है। तो हाइड्रोजन भी एक परमाणु है, दोनों एक जैसे हैं, इसलिए मैं इकट्ठा पढ़ा दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो हम लोग बोर के अनुसार पढ़े थे कि जब परमाणु उच्चतर कक्षा से कहाँ आता है, निम्नतर कक्षा में, तो फोटॉन का उत्सर्जन करता है, जिसकी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। इस तरह से था। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन उच्चतर कक्षा से कहाँ जा रहा है, निम्नतर कक्षा में, तो फोटॉन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। यदि हम काला पर्दा लगा दें, है ना, काली पृष्ठभूमि का मतलब काला पर्दा लगा दें, तो उसमें हमको चमकीली पट्टियां मिलने लगती है, दीप्त रेखाएं मिलने लगती हैं। इसका मतलब ये है, ये समझ लेते हैं कि जैसे मान के चलिए कि ये वाला मैं हिस्सा लेता हूं, एक तरह का काला पर्दा है ना। अब इस पर्दे पर मैं यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के सामने रखता हूं, तो यहाँ पर कुछ चमकीली चमकीली ऐसे ऐसे लाइन दिखने लगती हैं, ऐसी ऐसी रेखाएं दिखने लगती हैं। तो इसको हम बोलते हैं रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। फिर से देख लेते हैं क्या है इसमें। जब इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, उच्चतर कक्षा से, कहाँ जा रहा है, निम्नतर कक्षा में, तो फोटॉन का क्या करता है, उत्सर्जन करता है और काली पृष्ठभूमि पर दीप्त रेखाएं दिखाई देती हैं। दीप्त का मतलब चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब देखो, जब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल पढ़े थे, तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार स्पेक्ट्रम कैसा होता था, सतत। लेकिन जब हम एक प्रैक्टिकल करके देखे, तब हमको टुकड़े टुकड़े में मिल रहा, रेखा रेखा जैसे आपस में जुड़ा जुड़ा नहीं मिल रहा है। तो ये कैसा हो गया, एक तरह का असतत हो गया। तो पहली लाइन समझ में आ गई। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएगा, उच्चतर कक्षा से, कहाँ जा रहा है, निम्नतर कक्षा में, तो क्या निकाल रहा है, फोटॉन निकाल रहा है। उस फोटॉन को यदि हम काली पृष्ठभूमि में देखें, तो हमको दीप्त रेखाएं, दीप्त माने चमकीली रेखाएं दिखाई देती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है। अब दूसरे हिस्से में चलते हैं, इसी का उल्टा समझते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया था, उच्चतर से निम्नतर में। अब यदि उल्टा हो जाए कि जब इलेक्ट्रॉन निम्नतर कक्षा से कहाँ जाता है, उच्चतर कक्षा में, तो फोटॉन का अवशोषण करता है, उसको ऊर्जा चाहिए। वो ऊपर से नीचे आता है तो ऊर्जा निकालता है, और जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊर्जा उसको चाहिए। जैसे मान के चलो, इस पेन को यदि मैं यहाँ से भेजूं, तो यहाँ से उसको ताकत लगती है, लेकिन आने के लिए ताकत नहीं लगती। आते समय वो अपनी ताकत को क्या करता है, निकालता है। बस यही हाल है कि जब उच्चतर कक्षा से इलेक्ट्रॉन निम्नतर कक्षा में आता है तो फोटॉन निकालता है, और जब निम्नतर कक्षा से उच्चतर में जाता है तो फोटॉन का क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। तो यदि मैं श्वेत पृष्ठभूमि रखूं, माने पर्दा कैसे रखूं, सफेद, तो उस सफेद पर्दे में मुझे कैसी रेखाएं दिखाई देंगी, अदीप्त, माने काली काली रेखाएं दिखाई देंगी। माने कुछ फोटॉन को क्या कर लिया, अवशोषित। श्वेत पर्दा का मतलब होता है कि उसके पास ऊर्जा है, उनमें से कुछ ऊर्जा को वो क्या कर लिया, ले लिया। जहां से ऊर्जा ले लेगा वहां खाली जगह बन जाएगा और काली काली पट्टियां बन जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको क्या बोलते हैं, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम। ठीक है। हाँ, एक बार और बात करते हैं। जो हम पहला लिखे हैं उसी का उल्टा है। पहले वाले में इलेक्ट्रॉन देखो उच्चतर कक्षा से कहाँ आता था, निम्नतर कक्षा में। दूसरे वाले में निम्नतर कक्षा से कहाँ जा रहा है, उच्चतर कक्षा में। ये एक अंतर हो गया। दूसरा, इसमें फोटॉन का उत्सर्जन होता है। तीसरा, इसमें फोटॉन का क्या होता है, अवशोषण होता है। यदि हम इसमें काली पृष्ठभूमि रखेंगे तो चमकीली पट्टी दिखेगी, और यदि हम इसमें श्वेत पृष्ठभूमि रखेंगे तो काली पट्टी दिखेगी, माने अदीप्त रेखाएं दिखेंगी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि फोटॉन का अवशोषण हो रहा, काली पट्टी से फोटॉन निकल गया, इसलिए वहां क्या भाग बन गया, काला। तो इस तरह से रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम कहला गया। अब यहां पर देखिए, सभी परमाणु गैसों का स्पेक्ट्रम विशिष्ट क्रम होता है, माने जितनी गैसें होती हैं, हाइड्रोजन भर नहीं, कोई भी परमाणु हो, यदि हम इतना उसको गर्म करें कि वो गैसीय अवस्था में आ जाए। जैसे लोहा ही है, लोहा को यदि आप 2500 डिग्री सेल्सियस में पिघला देते हैं तो वो बहना चालू हो जाता है। उससे अधिक ताप कर दोगे तो उसका भाप बनना चालू हो जाएगा। ठीक, अधिक ताप पर उसकी भी गैस बन जाएगी। तो उस अवस्था में
उनका एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, माने विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। तो ये एक विशिष्ट होता है, माने उसके जैसा कोई स्पेक्ट्रम नहीं होगा, अद्वितीय होगा। हर परमाणु का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? अद्वितीय होता है। जैसे आप लोग देखते हो कि आधार कार्ड है ना, और यदि नहीं भी है तो आपके आंखों का स्कैन करके आपका नाम, पता, आधार कार्ड का नंबर सब पता लगा लेते हैं। हाँ, क्योंकि जो आपका ये आंखों का जो लाइनिंग होता है, अंगूठे का जो लाइनिंग होता है, दुनिया में किसी के दूसरे का नहीं मिलता है। सबका कैसा होता है? अलग अलग होता है। ऐसे हर परमाणु गैस का जो होता है स्पेक्ट्रम भी कैसा होता है? अलग अलग होता है। उस स्पेक्ट्रम को देख करके हम पहचान लगा सकते हैं कि ये कौन से परमाणु की गैस है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फिंगरप्रिंट। आप देखो, जैसे मान लो इस कमरे में कोई ऐसा कांड हो गया जिससे पुलिस आई, फिर वो क्या करती है कि यहाँ पर ये चश्मा को देखती है, हाँ इसमें फिंगरप्रिंट है, उस फिंगरप्रिंट को स्कैन करती है, उस फिंगरप्रिंट से फिर अंदाजा लगाती है। यहाँ मान लो 50 लोग हैं, अब 50 लोगों का फिंगरप्रिंट वो क्या करेगी? लेगी। जिसका फिंगरप्रिंट मैच कर गया उसको जान लेगी कि यही लड़का है। माने फिंगरप्रिंट से आपकी पहचान होती है, वैसे ही इसके स्पेक्ट्रम से किसकी पहचान होती है? गैसों की पहचान होती है। तो स्पेक्ट्रम का उपयोग जो होता है गैसों की पहचान